तुम लोग क्योंकि 10th क्लास के एग्ज़ाम्स दोगे इस बार, तो लिहाजा तुम लोगों को पिछली 9th का अंदाज़ा है, एक्सपीरियंस है कि एग्ज़ाम कैसे देना है, कॉपी फिल कैसे करनी है और एक बोर्ड का इम्तिहान कैसे अटैम्प्ट करना है। तो उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, वो गलतियाँ जो आप लोग करते हैं वो आप लोग ना कीजिएगा। वो गलतियाँ क्या होती हैं कि आप लोग पूरा पेपर करके आ जाएँ और आप एब्सेंट आ रहे हों, हैं, आप पूरा पेपर करके आ जाएँ लेकिन आप जो हैं वो एग्ज़ाम में क्या हो रहे हो, एब्सेंट हो रहे हो। तो एब्सेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप अपनी अटेंडेंस देना भूल जाते हैं। तो आपके पास जो अटेंडेंस शीट आएगी उस पर आपकी अटेंडेंस होना ज़रूरी है, यानी कि उस पर आपने अटेंडेंस कैसे देनी है, रोल नंबर, नाम और अपना साइन करना होता है। ये तो आपको अटेंडेंस शीट आएगी, उस पर अटेंडेंस देनी है। प्लस जो कॉपी आप फिल करते हैं अपनी, ठीक है, उस कॉपी को प्रॉपर फिल करना होगा। अगर प्रॉपर फिल नहीं करेंगे, कोई गलती होगी उस प्रॉपर फिल करने में, तो भी आपकी कॉपी चेक नहीं होती। तो फ्रंट पेज को और जो चीज़ें आपको इन्विजिलेटर गाइड करेगा उसके मुताबिक आप लोग वो चीज़ें फिल कर लेना। उसके ऊपर जैसे आपको पता है नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा आप लोग का, एसएससी। पेपर पे क्या लिखोगे, पेपर पे क्या लिखोगे, पेपर पे नहीं कह रहा, पेपर लिखा होगा, PAPR, पेपर। आगे क्या लिखोगे, नहीं, पेपर लिखोगे 2। क्या लिखोगे, क्यों 2 क्यों? आप पार्ट 2 दे रहे हो तो आप जितने भी पेपर दोगे, 7 पेपर दोगे, सब में पेपर में क्या लिखना है, समझ गए? और एग्जामिनेशन का नेम क्या लिखना है, एसएससी। फिर उसके अलावा वो नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर जब देगा तो उसमें आपने आपका जो सेंटर का नाम होगा जहाँ जाके आप पेपर दे रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, सही है। अपने MA, गैलेक्सी या जो भी वगैरह वगैरह स्कूल हो, आप वो नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे, मैंने वगैरह वगैरह कहा कि कोई भी आप स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे। आप क्या करेंगे, आप उस सेंटर का नाम लिखेंगे जहाँ पे आप पेपर दे रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा ये है कि सारी बातें आप कंप्लीट कर लेंगे। आपको अपनी कॉपी अच्छे से फिल करके आनी है, सब कुछ मामला सही करके आना है, ठीक है। ये अब आप जो करके आएंगे आपको वो रिजल्ट मिलेगा। कोई आगे से ये ना रोए कि हमने ये किया था हमें ये मिला। आपकी कॉपी में जो लिखा होगा चेकर वही चेक करता है। कॉपी नहीं भरी हुई होगी, कॉपी गलत भरी हुई होगी, फिल नहीं होगी, गलती आपकी, आप लोग तरीके से काम करके आना, ठीक है। दूसरा ये है कि आपका 10th का रिजल्ट जो आएगा वो 9th के साथ एवरेज बन के आएगा। अब आपका 10th का खाली 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं होता, जबकि ये रिजल्ट कैसे आता है, एवरेज के साथ आता है। अब एवरेज से मुराद ये है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारी यहाँ की हाईएस्ट परसेंटेज थी कितनी, 93। कितनी थी भाई, निदा की 93 परसेंटेज थी। अब अगर इसको बढ़ानी है और तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ नहीं, अगर ये 98 परसेंटेज लेकर आती है तो 10th में कितनी लेकर आई है, 98। लेकिन इसका रिज़ल्ट 98 नहीं होगा। इसका रिज़ल्ट कैसे बनेगा, इसका रिज़ल्ट बनेगा 98 प्लस 93 डिवाइडेड बाय, ये इसका एवरेज बनेगा। अब इसका एवरेज पे जो अब उससे होगा क्या, 98 से थोड़ी कम होगी, 93 से थोड़ी, इनके बीच का जवाब होगा जैसे 94 या 95। तो इस तरह इसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। लेकिन अगर अब इसके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ये इस बार 93 ही लाती है तो 93 प्लस 93 का एवरेज क्या बनेगा, 93 बनेगा। अगर वही लिया है परसेंटेज तो एवरेज वही रहता है। लेकिन अगर इसकी परसेंटेज गिर जाए 93 से, मिसाल के तौर पे इसकी परसेंटेज कम हो जाए, 93 पहले थी और इस बार अगर मान लेते हैं 85 ले आए अगर मिसाल के तौर पे, तो वो 85 नहीं बनेगी। अगर ये 85 लाती है तो 85 नहीं बनेगी, क्या बनेगी, 85 से ज़्यादा बनेगी। ज़्यादा क्यों बनेगी, कहाँ से बच गई, कैसे बच गई, वो जो वहाँ ज़्यादा ले आई थी वहाँ से बच गई। तो 85 और 93 का एवरेज जो है ना वो 85 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यानी अगर आप वही बात है 9 में अच्छी ले आते तो मैट्रिक आपको कम लाने की सूरत में बचा लेगी, और ज़्यादा लाओगे उससे तो थोड़ा नीचे आके एवरेज बन जाएगा। तो लिहाजा आपका जो 10th का रिजल्ट है कैसा आता है, एवरेज बना के आता है। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको आगे जाना है। आगे जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, 2 नहीं खैर बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता तो ये कि आप कुछ नहीं करें, मैट्रिक करके घर बैठे हैं, जो कि कुछ ना कर, जो बेकार है, यानी कि मैट्रिक करने तो बेकार है, यानी आप मैट्रिक करते नहीं अगर आपने कुछ आगे नहीं करना। मैट्रिक करना कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट है। ये सिर्फ क्या है, ये कोई डिग्री नहीं है,
इंटर भी कोई डिग्री नहीं है, इंटर भी क्या है? सर्टिफिकेट। डिग्री कहाँ से स्टार्ट होती है? डिग्री स्टार्ट होती है ग्रेजुएशन से, सही है? यानी आपका कौन सा वाला ईयर होगा? वो 13th ईयर होगा। 12th ईयर इंटर होगा, जो 13th ईयर आप स्टार्ट करोगे अपनी ज़िंदगी का, वो आपका ग्रेजुएशन। और ओवरऑल जो एजुकेशन होती है कम से कम आजकल वो कितने साल है? 16 ईयर्स एजुकेशन। 16 ईयर एजुकेशन पे जाके आपका मास्टर्स कंप्लीट होता है, सही है? या उसको कहते हैं BS, बैचलर्स इन साइंस, या बैचलर इन साइंस को इक्विवेलेंट MSc भी कहते हैं, मास्टर्स इन साइंस। 12 आपकी 16 साल की कम से कम एजुकेशन होगी। उसके बाद अगर आप आगे पढ़ते हो तो वो MPhil जाता है, और MPhil के बाद 2 साल का MPhil होता है, यानी 18 साल हो जाएंगे 16 के बाद। और फिर उसके बाद आपका जो फाइनल, जो जब तक चाहो चलाते जाओ, आपकी मर्ज़ी है कब कंप्लीट हो या आप कब उसको क्लियर करो, वो कौन होगा? वो आपका फ़िलॉसफी। एक तो आपने MPhil पढ़ा, MPhil क्या चीज़ है? मास्टर्स इन फ़िलॉसफी। फिर आपके पास लास्ट चीज़ क्या आएगी? PhD, डॉक्टरेट इन फ़िलॉसफी। PhD क्या चीज़ है? डॉक्टरेट कर जाना इन फ़िलॉसफी। फ़िलॉसफी का मतलब है आप उस सब्जेक्ट पे कोई कमांड हासिल कर लो, ठीक है? सो लिहाजा वो लास्ट चीज़ क्या कहलाती है? PhD कहलाता है, जिसको करने के बाद आपको एक खिताब, एक लक़ब मिल जाए किस चीज़ का? डॉक्टर का। तो वो डॉक्टर कौन सा वाला डॉक्टर है? डॉक्टरेट ऑफ फ़िलॉसफी, PhD, ठीक है? वहाँ तक जाने से पहले आपने करना क्या है? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, और आपने क्या करना है? मैट्रिक करना है। क्या करना है? अब मैट्रिक के लिए आपका सीन ये है कि आपने मैट्रिक कर लिया, अब आपकी जो भी परसेंटेज, अब आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है। अब आपने अपनी ज़िंदगी के लिए फैसला करना है कि आपने क्या करना है। कितने ऑप्शन है आपके पास? आपके पास 5 ऑप्शन है। कितने? कौन कौन से? मैट्रिक के बाद आपके पास कितने ऑप्शन है? छठा ऑप्शन ये कि आप कुछ भी ना करो, वो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, आप में से जो कोई ना करना चाहे। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? प्री इंजीनियरिंग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? दूसरा होगा प्री मेडिकल। तीसरा ऑप्शन होगा कंप्यूटर साइंस, जिसको साइंस जनरल भी कहते हैं। जिस ग्रुप का नाम होता है साइंस जनरल। साइंस जनरल में आप क्या पढ़ते हो? कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो। चौथा क्या होता है? कॉमर्स। और पांचवा होता है जनरल साइंस। ये साइंस जनरल लिखा था, इसमें फर्क है। ये क्या लिख रहा हूं? जनरल साइंस। और जनरल साइंस का मतलब होता है आर्ट्स। जो आर्ट्स होता है बेसिकली वो जनरल साइंस में कहलाता है। कितने ऑप्शन है? 5। पहले आते हैं सबसे आसान तरीन पे। सबसे आसान तरीन आपके लिए ऑप्शन है कि आप क्या कर लो? आर्ट्स एंटर कर लो। क्या कर लो? आर्ट्स, यानी जनरल साइंस से। और इसके बाद आप करोगे BA, फिर आप करोगे MA। इंटर आर्ट्स के बाद क्या मिलेगा? BA। अब इनमें सब्जेक्ट कौन से होते हैं? यही होते हैं, उर्दू, इस्लामियात, मुताल्ला, हिस्ट्री, सिविक्स, सोशियोलॉजी, ठीक है। मतलब सोसाइटी के हवाले से बात। इसमें साइंस होती है बट जनरल साइंस होती है, सिंपल साइंस होती है। मैथमेटिक्स भी होती है, सिंपल वाली मैथ्स होती है, जैसा मैट्रिक 9 वाली, ठीक है। आसान तरीन फैकल्टी आसान तरीन कौन सी है? आर्ट्स, ठीक है। ये कोई भी ले सकता है। आप लोगों ने जिस साइंस से भी किया है, आप लोग इसमें भी जा सकते हो। लेकिन जो लोग इंटर प्राइवेट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से नहीं करना चाहते, तो प्राइवेट वालों को आर्ट्स ही मिलती है। प्राइवेट वालों को क्या मिलेगी? आर्ट। अगर आप कॉलेज से रजिस्टर होते हो तो फिर आपके पास ये 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, वरना आपको सिर्फ आर्ट्स मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर आते हो रेगुलर कॉलेज पे आते हो, प्राइवेट में लो या गवर्नमेंट में लो, जहाँ पे भी लो, कॉलेज में आके भाई 4 ऑप्शन होंगे। कॉमर्स ऐसी फील्ड है जो इन तीनों से बिल्कुल अलग है, यानी चारों से अलग है। आसान के बाद थोड़ा मुश्किल पे आते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है आसान से, वो कौन है? कॉमर्स। मुश्किल इस लिहाज से है कि जिन्होंने साइंस पढ़ी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट फैकल्टी पे आ जाएंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ ना तो आपके पास लाइक केमिस्ट्री होगी, ना कंप्यूटर होगी, और ना मैथ्स होगी। मैथ्स ये वाली नहीं होगी जो आपको पढ़ना चाहिए।
आपके पास नए नए सब्जेक्ट्स होंगे, कॉमर्स होगा, बैंकिंग होगा, अकाउंटिंग होगा, ठीक है, और इकोनॉमिक्स होगा, स्टैट्स होगा। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका आपने जिक्र नहीं किया होगा, आप पहली बार पढ़ोगे। लेकिन अगर पढ़ने बैठोगे तो पढ़ भी लोगे, है आसान, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट फील्ड होगी, सही है। इसके बाद आपके पास ऑप्शंस क्या होंगे? इंटर कॉमर्स करने के बाद आप बीकॉम कर सकते हो, ठीक है। बीकॉम के बाद आपके पास जो फील्ड्स आती हैं, कॉमर्स से फील्ड्स बता रहा हूँ कौन कौन सी आती हैं। कॉमर्स से अगर आप इंटर कर रहे हो तो बच्चे उसको बोलते हैं हम आई कॉम कर रहे हैं। कौन सी कॉम? आई कॉम। कौन सी कॉम में होते हैं वो? वो बड़े खुश होते हैं हम आई कॉम कर लिया हमने। आई कॉम के बाद वो क्या कौन सी कॉम में जाते हैं? और बी कॉम के बाद फिर उनकी कॉम बन जाती है एम कॉम। इंटर कॉमर्स, बैचलर कॉमर्स, बैचलर्स कॉमर्स, क्या बोलते हैं इसको? बैचलर्स। एंड दिस इज कॉल्ड मास्टर्स इन कॉमर्स। अब यहाँ बी कॉम के अलावा एक और फील्ड बनती है, उसको बोलते हैं BBA। और BBA के बाद इसका मास्टर्स कहलाता है MBA। नाउ अगर आप कॉमर्स की लाइन में जाते हो तो जो अच्छी फील्ड है वो कौन है? BBA, देन MCOM, BCOM उससे हल्की थकी हुई फील्ड है एज़ कम्पेयर टू BBA एंड। लेकिन इसमें और अच्छी और फील्ड्स भी आती हैं जो कि आपको प्रॉपर जब आप इस फील्ड में एंटर हो जाओगे तो और आपको रास्ते मिल जाएंगे। बट कम से कम ये फील्ड आपको पता चलेंगी कि आपने ज़्यादातर सुना होगा बिजनेसमैन MBA कर रहे होते हैं, MBA वगैरह, क्योंकि बिजनेस की फील्ड है। इसका मतलब है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहलाएगा? BBA। और मास्टर्स करोगे तो क्या कहलाएगा? MBA कहलाएगा। भाई ये सारी फील्डें आपको कहाँ मिलेंगी? कौन सी फील्ड से मिलेंगी? कॉमर्स से। अगर आप इंटर कॉमर्स से नहीं करते हो, अगर आप इंटर साइंस से करते हो, तो एक चीज़ और है, इंटर साइंस से करने के बाद भी जाके आप BBA कर सकते हो, लेकिन BCOM या MCOM नहीं कर सकते। अगर आपने इंटर कॉमर्स से नहीं करा तो आप आगे जाके क्या नहीं कर सकते? BCOM या, लेकिन BBA आपको मिल जाता है एडमिशन, और फिर आप MBA वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। तो कॉमर्स एक अलग ही फील्ड हो गया आपके सामने। इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट या इट डिपेंड ऑन योर कंपटीशन। के मेरी घर में 4 बहनें थी, 2 ने ये ले लिया तो 2 हम यही लेंगे। अब यही लेना है, मजबूरी है। 2 ने डॉक्टर बनना है तो 2 ने अकाउंटेंट ही बनना है। ये क्या होता है कि भाई अब आपकी अपनी चॉइस है, अपना इंटरेस्ट है, घर वालों का फैसला है, आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। ये आपके पास रास्ता है। अकाउंटेंट बहुत हैं, बैंक बहुत हैं, ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल हमें ज़्यादा अकाउंटेंट्स की, ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर्स की। बिज़नेस बहुत है, हर कोई अपना बिज़नेस खोल के बैठा हुआ है, बहुत है, हर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा मुश्किल फील्डों पे आते हैं, तो वो ओवरऑल साइंस फील्ड है, यानी आप इंटर साइंस से कर रहे हो। अब इंटर साइंस करने में आपके पास 3 फील्ड्स हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन और ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, ज़्यादा अहमियत देने वाली फील्ड है वो प्री इंजीनियरिंग है, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग करने के बाद आप किसी भी किस्म की इंजीनियरिंग में जा सकते हो। अगर आपको इंजीनियर बनना है, भाई इंजीनियर कौन कौन से होते हैं? जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ठीक है। ये तो 4 वो फील्ड हैं जो हमारे ज़माने पे होती हैं कि ये इंजीनियर होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, ठीक है। अगर आपको इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है जिसका बेसिक ताल्लुक़ किससे होता है? मैथमेटिक्स से होता है, फिज़िक्स से होता है। इन 2 से लाजमी होता है। किससे? मैथमेटिक्स से। और इनके बगैर इंजीनियरिंग नहीं होती। और प्लस उसमें आगे जाके कंप्यूटर भी शामिल होती जाती है, सही है। तो बेटा अगर आपने किसी भी किस्म का इंजीनियर बनना है तो लिहाजा आपको लाजमी क्या करना है। और ये प्री इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जिसको पढ़ने के बाद आगे बाद बहुत सारे रास्ते होते हैं। आप इंजीनियर भी बन सकते हो। अगर आपको इंजीनियरिंग ना मिले, अगर आपके परसेंटेज कम आए, तो फिर आप ज़रूरी नहीं कि अगर इंजीनियरिंग नहीं मिल रही तो आप क्या करोगे। उसके बाद आगे ऑप्शन है BS और MS, यानी क्या? बैचलर इन साइंस और मास्टर इन साइंस। यानी अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ लेते हो तो इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं? BSc है, MSc है, यानी बैचलर इन साइंस और मास्टर इन साइंस। ये वो ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि अगर आप इंजीनियरिंग नहीं पढ़ पा रहे, आपको एडमिशन नहीं मिला, आपकी परसेंटेज कम है, या आपके पास इतने अफोर्ड नहीं कर सकते इंजीनियरिंग करना, तो लिहाजा क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? BSc। या अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो कौन सी यूनिवर्सिटी आपके जहन में आती है अच्छी यूनिवर्सिटी आपको इंजीनियरिंग कराती है, ज़्यादा महंगी भी ना औरों के मुकाबले में? सबसे पहले कि आप अच्छी परसेंटेज ले आओ, इंटर में कम से कम 80+। इंटर में कम से कम कितनी लाओ? सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ, 80+ लाओ तो NED में दाखिला मिलेगा। उसमें भी टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। NED, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यानी अब ज़्यादातर जो प्रेफरेंस देते हैं हम इसी को देते हैं
उसके अलावा अगर कोई आती है तो उसके अलावा सर सैयद है, उस्मान है, ठीक है, ज़ैबिस्ट हैं, और दूसरी भी आती है, फास्ट है, नस्ट है। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंजीनियरिंग की, लेकिन क्या है, इनका पर सेमेस्टर कम से कम लाख 1.5 लाख है। यानी 6 महीने में आप कम से कम 1.5 लाख 1.5 लाख 2 लाख की फ़ीस होती है। और इनमें कम परसेंटेजेस पे भी टेस्ट क्लियर करने पे मिल जाता है एडमिशन, लेकिन पैसा ज़्यादा है। एनईडी ऐसा है कि पैसा नॉर्मल है, कम से कम एनईडी का पर सेमेस्टर भी अभी 50 क्रॉस तो होगा या 50 के आसपास होगा किसी भी इंजीनियरिंग का, बट इंजीनियरिंग भी डिपेंड करती है। सबसे हाईएस्ट वाली होगी मैकेनिकल, सबसे महंगा होगा वो। सबसे हल्की कोई होगी इंजीनियरिंग में भी, क्योंकि डिपार्टमेंट बने हुए। तो लिहाजा अगर आपने एनईडी में भी जाना है तो परसेंटेज आपकी कितनी हो, 80+। लेकिन अगर आप इंजीनियर नहीं बन सकते तो बेटा उसके अलावा क्या बहुत सारी फील्ड हैं। आप साइंस में मास्टर्स कर सकते हो। साइंस के बहुत सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के अलावा स्टैट्स भी होता है, सोशियोलॉजी भी होता है, साइकोलॉजी भी होता है, ठीक है, जिससे साइकेट्रिस्ट बनते हैं। मतलब बहुत से डिपार्टमेंट हैं। जब आप आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा साइंस में क्या क्या आप पढ़ सकते हो। लेकिन इन सब के लिए आपने क्या पढ़ना है, कॉमर्स नहीं पढ़ना, आर्ट्स नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, प्री इंजीनियरिंग पढ़ना है। अब अगर आप खुसूसन मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, डॉक्टरी फील्ड में जाना चाहते हो, तो फिर आपको प्री इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी, फिर आपने क्या पढ़ना है, प्री मेडिकल पढ़ना है। और अगर आप सिंपल प्योरेस्ट कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहते हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स से हटकर प्योर कहाँ जाना चाहते हो, तो फिर आपने क्या पढ़ना है, इंटर CS। अब इस बात को यहाँ ध्यान में रखना है, जिन लोगों ने 9th क्लास में बायो पढ़ी है, जिन्होंने 9 में बायो पढ़ी है, वो इंटर में जाके प्री इंजीनियरिंग भी ले सकते हैं, प्री मेडिकल भी ले सकते हैं और कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं, बल्कि पांचों ले सकते हैं जिन्होंने क्या पढ़ी 9 में। लेकिन जिन्होंने 9 में कंप्यूटर साइंस पढ़ी है वो इन पांचों में से एक फील्ड नहीं ले सकते। बताओ कौन सी? जिन्होंने कंप्यूटर पढ़ी है वो इंटर में जाके प्री मेडिकल नहीं ले सकते, बाकी सब कुछ ले सकते हैं, उनके ऊपर ऑप्शन। सही है। तो लिहाजा अगर आपने मिसाल के तौर पे इंटर में जाके प्री मेडिकल ले लिया तो प्री मेडिकल लेने के बाद आपके पास कॉमर्स आर्ट्स कैंसिल हो गया, इंजीनियर भी नहीं, अब आपको सिर्फ मेडिकल फील्ड मिलेंगी। या अगर आपने प्री मेडिकल पढ़ा है और प्री मेडिकल के बाद आप यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हो तो इंजीनियरिंग तो नहीं मिलेगी। आप क्या कर सकते हो, लाइक जैसे इसको कहते हैं MBBS या फार्मेसी में मास्टर्स हो सकता है, MBBS वगैरह हो सकता है, या आप मेडिकल से पढ़ने के बाद कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जा सकते हो। एक चीज़ को समझ लेना, 9 में बायो पढ़ने वाला कहाँ जा सकता है, कंप्यूटर में। लेकिन 9 में कंप्यूटर पढ़ने वाला बायो में, तो इसका मतलब अगर आपने इंटर लाइफ भी मेडिकल से पढ़ा है तो आप आगे जाके भी कंप्यूटर की फील्ड में जा सकते हो। लेकिन अगर आपने इंटर कंप्यूटर तक भी पढ़ लिया तो उस कंप्यूटर पढ़ने के बाद आप मेडिकल फील्ड को नहीं ले सकते। ये चंद चीज़ें आपको जो आगे समझ आएंगी कि आप क्या पढ़ा तो क्या ले सकते हो और क्या नहीं ले सकते। तो भाई ठीक है, आपके पास ये चंद ऑप्शन है, इन ऑप्शंस में से आप लोगों ने डिसाइड करना है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने पोटेंशियल के मुताबिक, अपनी अवेलेबिलिटी पैसे के मुताबिक कि आप क्या चीज़ आसानी से पढ़ सकते हो। लेकिन आप कुछ भी पढ़ोगे ना, अगर चाहे आर्ट्स भी पढ़ो तो वो आपको फ़ायदा तो देगा, ऐसा नहीं है कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप BA और MA करने के बाद भी अच्छी जॉब कर सकते हो। जॉब का ताल्लुक आपकी डिग्री से नहीं है, जॉब का ताल्लुक जॉब की अवेलेबिलिटी से। जॉब जहाँ होगी आपको मिल जाएगी आपके मुताबिक। हर फैकल्टी हर डिग्री की जॉब होती है, जो MA और BA करते हैं उनके लिए भी होती है, लेकिन उनके लिए बेस्ट जॉब क्या होती है, लेक्चरार की होती है। कॉलेजेस वगैरह में उनको लेक्चरशिप मिल जाती है, और एक लेक्चरर भी अच्छे कॉलेज में आराम से 40-50 हज़ार तक कम से कम भी वो अर्निंग कर लेता है। उसके अलावा वो प्राइवेट पढ़ाता है तो पढ़ाने के लिए फील्ड में भी आपके पास बहुत पैसा बन जाएगा। मुझको ऐसे नज़रें मत डालना, मैं एक बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी तो मैं तो अभी शुरू ही किया है, मैंने तो अभी स्टार्ट किया है। सही है। तो बहरहाल ये आपकी फील्ड है, आपके ऑप्शन है। लेकिन हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो बेटा ज़िंदगी मुश्किल होगी, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड मुश्किल है। उसमें आप जॉब नहीं कर सकते, साथ साथ आप प्रॉपर तरीके से जॉब नहीं कर सकते, पढ़ा नहीं सकते। छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ा सकते हो, लग के किसी डिपार्टमेंट को, किसी इदारे को जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि आपको प्रॉपर अपने यूनिवर्सिटी को टाइम देना है, एग्जाम्स को टाइम देना है। तो इंजीनियरिंग के साथ आप लोग जॉब नहीं। आप लोग अगर BS MS कर रहे हो तो थोड़ा बहुत गुंजाइश होगा कि आप जॉब कर सकते हो, या अगर आप कॉमर्स पढ़ो तो आप साथ साथ जॉब कर सकते हो। अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़नी है तो उसके लिए आप यू मस्ट बी एटलीस्ट लैंडलॉर्ड और लेस देन लैंडलॉर्ड भी हो सकते हो। पैसे वाले आपको होना ज़रूरी है, अगर दरमियाने भी हो पैसे वाले, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, क्योंकि उसमें आपके लिए, मैंने बोला, जॉब आपके लिए मुश्किल है करना। तो अगर आपके घर वाले
भाई बहन अब्बू सपोर्ट कर सकते हैं इंजीनियरिंग के तो इंजीनियरिंग लेना, वरना इंजीनियरिंग में अगर आपको लगता है हालात मुश्किल हैं तो उसके अलावा भी बहुत से ऑप्शन है, रोज़गार सबका चलता है। ज़रूरी नहीं है कि जो इंजीनियर नहीं बनेगा उसकी ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। इंजीनियर के अलावा हर किसी के मुताबिक एक डिपार्टमेंट में हर बंदे की ज़रूरत होती है, एक डिपार्टमेंट में हर बंदे की ज़रूरत होती है, तो हर बंदे के मुताबिक आपको उसकी जॉब अवेलेबल होती है, ठीक है। तो लिहाजा अब क्या है भाई, अब आप लोग, आपका ये आखिरी दिन चल रहे हैं, आप लोग अपने इम्तिहानों की तैयारी करें। अब जो गलतियां कर ली, अब ये पेपर ऐसे दे लो परसेंटेज जिसकी जो आई थी वो गिरे नहीं उससे, जिसकी जो आई थी उससे गिरे नहीं, उससे बढ़े, क्योंकि बेटा कंपटीशन ज़्यादा है। अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो परसेंटेज ज़्यादा मांग रही हैं, 80 से भी ऊपर मांग रही हैं, क्योंकि हर कोई पास हो रहा है। जब हर कोई पास हो रहा है प्रमोट होके, तो सीट्स, अब हर किसी को एडमिशन नहीं मिलता, तो लिहाजा परसेंटेज का क्राइटेरिया बढ़ जाता है। तो लिहाजा अब आप लोगों ने क्या करना है, बस अच्छे से अच्छा पढ़ना है। और जब फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा ना, तो फर्स्ट ईयर एक नई शुरुआत है आपकी। जैसे 9 मैट्रिक पे डिपेंड कर रहा था, मैट्रिक 9 पे, तो अब आपका फर्स्ट ईयर इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, सेकंड ईयर के लिए। तो अब अगले आने वाले 2 साल इससे ज़्यादा मेहनत वाले हैं, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़िंदगी यहाँ मैट्रिक पे ख़त्म नहीं हुई, मैट्रिक करके आप लोगों ने कुछ नहीं किया अभी, ये सिर्फ एक बेस था, बेसिक था, फॉर्मेलिटी थी, करना था, लाजमी करना था, अब आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। और जो है अब आप अपनी मर्ज़ी से अपनी फील्ड सेलेक्ट करना, और जो है वो मैट्रिक एग्ज़ाम अच्छे से देना और अच्छे परसेंटेज हासिल करना, और कोशिश करना अपने मुल्क की खिदमत करना इन 5 फील्ड में से कोई एक फ़ील्ड सेलेक्ट करके, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अभी